आज हम सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहते हैं वो ये कि एक बड़े न्यूज चैनल की पहचान क्या होती है। एक बड़े न्यूज चैनल की पहचान ये होती है कि उस चैनल की पहुंच और मार किसी खतरनाक मिसाइल से भी ज्यादा होती है, और एक बड़ा न्यूज चैनल जो फिजिकल बॉर्डर्स होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा निकल जाता है, क्योंकि एयरवेव्स के जरिए जब कोई चैनल कहीं जाता है तो कहीं भी पहुंच सकता है। जी न्यूज भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनलों में गिना जाता है। हमारी पहुंच दुनिया के 180 देशों तक है। जी न्यूज भारत का पहला, सबसे पुराना और सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, और भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े चैनलों में से एक है। और इसी वजह से जी न्यूज के चाहने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, और जी न्यूज से डरने वाले या नफरत करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और यही हमारी संपत्ति भी है। कोई चैनल कितना बड़ा होता है उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े होते हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी से लेकर पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादियों तक जी न्यूज से नफरत करते हैं और अक्सर हमें धमकियां देते रहते हैं। आज हमें एक और ऐसी ही धमकी मिली है, और इस नई धमकी में पाकिस्तान का एक आतंकवादी कह रहा है कि आज रात 12 बजे से, यानी अब से लगभग 3 घंटे के बाद जी न्यूज का प्रसारण बंद हो जाएगा। यानी पहले हमें जान से मारने की धमकियां मिलती थीं, और अब हमारे खबरों के प्रसारण की हत्या करने की धमकी मिल रही है। यानी ये आतंकवादी कह रहा है कि वो हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स को हैक कर लेगा, बंद कर देगा, और इसके बाद दुनिया में कोई भी जी न्यूज देख नहीं पाएगा। सोचिए आतंकवादियों के जहन में जी न्यूज का डर किस हद तक बैठ गया है। लेकिन हम डरे हैं इस बात से, ना ही इस बात को लेकर परेशान हैं। यह जरूर है कि हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं। हमारी जो आईटी टीम है हमने उसे सतर्क कर दिया है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको और इस दुनिया के करोड़ों लोगों को जी न्यूज पहले जैसे ही दिखता रहेगा। लेकिन हम इन धमकियों को पुरस्कार की तरह लेते हैं, और हम इसे ही अपनी असली टीआरपी मानते हैं। नाच गाकर, उछल कूद करके, चिल्लाकर मिली टीआरपी से ये धमकियां कहीं ज्यादा बेहतर हैं। और धमकियों को अगर टीआरपी का पैमाना मान लिया जाए तो इस मामले में जी न्यूज शुरू से नंबर 1 रहा है। पाकिस्तान से आज जो नई धमकी आई है उसमें कहा गया है कि आज रात 12 बजे के बाद जी न्यूज के सैटेलाइट सिग्नल्स जैम कर दिए जाएंगे, यानी जी न्यूज का प्रसारण रोक दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे न्यूज एंकर्स को अंजाम भुगतने की बात भी इस आतंकवादी ने कही है। इसलिए सबसे पहले आपको जी न्यूज को मिली इस नई धमकी के बारे में सुनना चाहिए। आज दोपहर को मेरे मोबाइल फोन पर यह फोन आया, और फोन का जो नंबर था वो ब्रिटेन का नंबर था। फोन कॉल व्हाट्सएप पर आई, और जब ये फोन कॉल आ रही थी तो मैंने इसका एक हिस्सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, और अपने दूसरे फोन से मैंने इसका एक वीडियो बनाया। जब ये आतंकवादी बात कर रहा था उसको मैंने स्पीकर पर डाला, और फिर दूसरे एक फोन से उसका वीडियो बनाने की कोशिश की। हमारे लिए नहीं बल्कि 180 देशों में जी न्यूज देखने वाले करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने हमें लिखा है इसके बारे में, जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है। और उन सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज ना तो डरेगा ना दबेगा। इस आतंकवादी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप ये सुनिए। मुझसे क्या चाहते हैं आप? आपसे मेरा काम है, क्योंकि आप ही हो। आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट उड़ती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज क्या करे इसमें? जी न्यूज क्या करे? जी न्यूज कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो रात में 12 बजे? ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज वाइट सैटेलाइट से आउट होगा। यह चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम? चलो आप कोशिश कर लें,
ठीक है, आप पकड़ने की रात 12 बजे, आपको 10 घंटे हैं, 12, आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज डर जाए आपसे? हाँ, जी न्यूज डरेगा, वो सच में ही नहीं आएगा। तो जिस समय दोपहर में इस आतंकवादी ने फोन किया था तब लगभग 10 घंटे बचे थे और इसने कहा 10 घंटे आपके पास हैं, अगर आप पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ लो। हम कह नहीं सकते उसकी लोकेशन क्या थी। जो फ़ोन नंबर था वो ऐसा लगता है कि वो ब्रिटेन का फ़ोन नंबर था, लेकिन अभी हम सीधे तौर पर बता नहीं सकते क्योंकि एक व्हाट्सएप कॉल था। ये पहली बार नहीं है जब जी न्यूज़ या मुझे फ़ोन पर सीधे ऐसे धमकी दी गई हो। जी न्यूज़ को ऐसी धमकियां तब भी मिली थीं जब हमने जम्मू कश्मीर में वर्षों से चल रहे ज़मीन जिहाद की खबर दिखाई थी। और आपको याद होगा, धमकियां बाहर से ही नहीं, अपने देश से भी मिलती हैं। तब केरल में हमारे खिलाफ एक FIR भी रजिस्टर कर ली गई थी। सितंबर 2016 में जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसी के बाद हाफिज सईद हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से तिल मिला गया था, परेशान हो गया था। और तब लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने जी न्यूज़ से बदला लेने की बात कही थी। हमेशा हर साल 1 या 2 बार ये आतंकवादी जरूर ये कोशिश करते हैं कि ये जी न्यूज़ को अपना निशाना बनाएं। सवाल ये है, क्यों? हाफिज सईद की तरह जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी जी न्यूज़ को कई बार ऐसी ही धमकी दे चुका है। और वर्ष 2019 में यानी पिछले साल जैश ए मोहम्मद की एक पत्रिका है जिसका नाम है अल कलाम, ये उनका एक तरीके से माउथ पीस है। अल कलाम में भी जी न्यूज़ के खिलाफ उन्होंने पूरा एक लेख छापा था। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कैसे चीन की सरकार जी न्यूज़ की जासूसी करवा रही थी और वो भी ये जानना चाहती थी कि आखिर जी न्यूज़ में चल क्या रहा है। इसलिए आज हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो धमकियां हैं, ये इतने बड़े बड़े देशों के जो आतंकवादी हैं, इतने बड़े बड़े देशों की सरकारें हैं और ये तमाम लोग हैं, ये जी न्यूज़ में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि जी न्यूज़ आपकी बात करता है, इसलिए कि जी न्यूज़ देश की बात करता है। और जी न्यूज़ ने कभी भी अपने देश में सस्ती पत्रकारिता करके सस्ती TRP हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जी न्यूज़ का जो मुकाम है और जी न्यूज़ का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। वो अपने देश के बारे में है, भारत के बारे में है। और इसीलिए जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं, जब वो हमें किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर धमकियां भी देते हैं, तो वो धमकियां इतनी सस्ती नहीं होती, इतनी छोटी नहीं होती। और हमें खुशी है कि जब से ये खबर आई है तब से चारों तरफ से हमें समर्थन भी मिल रहा है और जी न्यूज़ को ये जो धमकी मिली है इसे लेकर लोग चिंतित भी हैं, लेकिन वो हमारा समर्थन भी कर रहे हैं, हमारा मनोबल भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन सब का शुक्रिया। तो क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा जितना सुधीर चौधरी के साथ परिचय है वो कभी धमकी से डरे नहीं हैं, और अगर पाकिस्तान से उनको धमकी आती है तो इस विषय पर मेरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई की मांग करेंगे और जो अधिकृत एजेंसीज हैं उनके पास उस एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश का पत्रकार निष्पक्ष रूप से देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हित की अगर बात करता है तो मुझे लगता है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, यही मेरी अभिलाषा है। अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहा गया है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और ये चैनल पर भी लागू होती है। यानी एक चैनल को इस बात से पहचाना जाता है कि उस चैनल के चाहने वाले कौन है, दोस्त कौन है और उस चैनल के दुश्मन कौन है। जो न्यूज़ चैनल बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं और बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन्हें प्यार भी बड़ा मिलता है और उनके दुश्मन भी बड़े बड़े होते हैं। और जी न्यूज़ एक ऐसा ही चैनल है और आपका भरोसा जी न्यूज़ पर आज से नहीं बल्कि पिछले 28 सालों से है। कोई न्यूज़ चैनल कैसा काम कर रहा है उसका हमारे देश में एक पैमाना माना जाता है जिसे आप TRP के रूप में जानते हैं। और अक्सर पूरे देश में ये चर्चा चलती रहती है कि किस चैनल की TRP कितनी है। लेकिन दूसरा पैमाना होता है दुनिया के कितने बुरे और ताकतवर लोग उस चैनल से डरते हैं, उस चैनल के बारे में बात करते हैं, उस चैनल से नफरत करते हैं। इस पैमाने पर जी न्यूज़ ने
इस दुनिया में बड़ी बड़ी दुश्मनियां मोल ली हैं, बड़े बड़े दुश्मन बनाए हैं। यानी धमकियों के मामले में अगर धमकियां ही टीआरपी बन जाएं तो हम इस मामले में नंबर 1 हैं। लेकिन जी न्यूज से नफरत करने वालों को यह समझना चाहिए कि हम दोस्ती भी अच्छे से निभाते हैं और दुश्मनी भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। दुश्मनों से भी घबराते नहीं। हम इन धमकियों को अपनी पूंजी मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, अपने दर्शकों का प्यार मानते हैं और इस मामले में हम ये कहेंगे कि हम बहुत धनी हैं। नाच गाकर, उछल कूद करके, चीख चिल्लाकर हासिल की गई सस्ती टीआरपी से कहीं बेहतर हमें मिलने वाली ये धमकियां हैं। इसलिए ये धमकियां हमें अच्छी लग रही हैं। इन धमकियों ने हमें बहुत प्रसन्न किया है और इन धमकियों का मतलब ये है कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं पिछले 26 साल से, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमने जो आपको खबरें दिखाई हैं वो बिल्कुल सही दिखाई हैं और खबरों की ये जो मिसाइल हम यहाँ से छोड़ते हैं ये अपने सही निशाने पर जाकर लग रही है। पाकिस्तान से मिली इस धमकी पर हम गंभीर हैं। किसी चैनल के सिग्नल बंद करने के किसी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बारे में हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की है और उन्होंने क्या कहा आज ये भी आपको सुनना चाहिए। आज की डेट में कोई भी डेटा जो कि सैटेलाइट बेस्ड है वो इंक्रिप्शन फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। ऐसा पॉसिबल था 2000 से पहले, जब डेटा इंक्रिप्टेड मोड में आता था, जब आपके हमारे घर में एक डेटा जो ब्रॉडकास्ट होता था वो एक केबल सर्विस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता था, जो कि अनइंक्रिप्टेड मोड में केबल सर्विस वाले सिग्नल्स रिसीव करते थे और हमें ब्रॉडकास्ट करते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए मैक्सिमम घरों में डिश टीवीज लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ही केबल सर्विसेज जो हैं वो सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आती हैं। तो सेट टॉप बॉक्स का क्या मतलब है? इट मीन्स जो सिग्नल्स हैं वो इंक्रिप्टेड मोड में है, जिसको अनइंक्रिप्ट करके हमें सेट टॉप बॉक्स दिखाते हैं। और जी न्यूज जैसे चैनल को कंप्लीटली वाइप आउट करना नामुमकिन है, क्योंकि जी न्यूज मल्टीपल सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है मल्टीपल कंट्रीज में। अगर कोई भी स्पेसिफिक आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर शख्स दावा करता है या कोई हैकर दावा करता है, तो उस केस में वो किसी पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में उसके सिग्नल्स जरूर जैम कर सकता है या उस पर्टिकुलर एरिया या कंट्री का ब्रॉडकास्ट रोक सकता है, लेकिन कंप्लीट वाइप आउट नहीं कर सकता। तो साइबर एक्सपर्ट्स की राय हमने आपको दिखाई और भी हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की है। सबकी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ कहते हैं ऐसा पार्शली हो सकता है। अब ये तो 12 बजे पता चलेगा, लेकिन हमने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। अब हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली साइबर हिंसा का एक विश्लेषण आपके लिए करना चाहते हैं, इस देश की महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। यह विश्लेषण दुनिया भर की 400 करोड़ महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विश्लेषण आज आपके पूरे परिवार को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 35% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोशल मीडिया पर दुनिया की करीब 60% महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार की हिंसा जरूर होती है। 60% महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर हिंसा होती है। यह आंकड़ा देखकर आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ यानी असल जीवन में कानून के डर की वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले पुरुषों की संख्या हो सकता है कम हो, लेकिन जैसे ही ये सारे पुरुष सोशल मीडिया पर आते हैं ये पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और खुलेआम महिलाओं के साथ हिंसा करने लगते हैं। यह हिंसा भले ही शारीरिक न हो, लेकिन इस ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की मानसिक स्थिति भी शारीरिक हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं जैसी ही हो जाती है। तो महिलाओं को, पूरी दुनिया की महिलाओं को अब सोशल मीडिया पर भी वैसा ही डर लगता है जैसा उन्हें एक अनजान और अंधेरी सड़क पर अकेले निकलते समय लगता है, जैसा उन्हें बाजार में डर लगता है, जैसा उन्हें किसी शॉपिंग मॉल में डर लगता है, जैसा किसी भीड़ भरी बस में सफर करते हुए लगता है कि कोई भी पुरुष कहीं से भी आकर न जाने क्या कह दे, क्या कर दे। प्लैनेट इंटरनेशनल नाम की एक संस्था की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60% महिलाएं सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं और इस वजह से 20% महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद भी करना पड़ता है। आज इस देश में और दुनिया में जितनी महिलाएं इस समय हमें देख रही हैं, असल में ये जो विश्लेषण आज हम कर रहे हैं ये आपके परिवार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं।
और उन महिलाओं से हमारा ये सवाल है आज कि क्या आपको भी सोशल मीडिया पर कभी ना कभी किसी हिंसा का सामना करना पड़ा है? क्या कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि आप सोशल मीडिया के अपने अकाउंट को या तो बंद कर दें या उस पर अपने मन की बात लिखना छोड़ दें, उस पर अपनी तस्वीरें डालना बंद कर दें? और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर मजबूर हो जाती हैं, इसीलिए तो ज्यादातर महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर देती हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। यह सर्वे भारत समेत 22 देशों की 14,000 से ज्यादा महिलाओं के बीच किया गया। इस सर्वे में शामिल महिलाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच थी। इस सर्वे के मुताबिक 39% महिलाओं के साथ ऑनलाइन हिंसा की घटनाएं फेसबुक पर होती हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक पर होती हैं 39%, और इंस्टाग्राम पर हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या है 23%, यानी दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है जहां सबसे ज्यादा हिंसा होती है। 14% महिलाओं के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन हिंसा होती है। तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, जब आपको कहीं से भी कोई भी मनचाहा एसएमएस आ जाता है, मनचाहा वीडियो आ जाता है और कोई भी आपके बारे में कुछ टिप्पणी कर देता है, ऐसा वीडियो भेज देता है जिसे आप देखना नहीं चाहती। जबकि स्नैपचैट पर 10%, ट्विटर पर 9% और टिकटॉक पर 6% महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। यानी सोशल मीडिया पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ऐप कोई भी हो, लेकिन हिंसा हर जगह है। इसी साल दिल्ली और आसपास के शहरों में किए गए एक सर्वे में यह पता चला था कि इंटरनेट पर महिलाओं के साथ हिंसा के मामले 36% तक बढ़ गए हैं, जबकि ऑनलाइन हिंसा के मामले में सजा की दर 40% से घटकर 25% रह गई है। यानी अगर 100 पुरुष सोशल मीडिया या इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं तो उसमें से सिर्फ 25 को ही सजा मिलती है, और ये 100 सिर्फ वो हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होता है। जबकि महिला के साथ रेप के मामलों में सजा की दर 27% है। यानी ऑनलाइन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की स्थिति असल जिंदगी में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं से भी खराब है, और यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। हिंसा अगर किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो भी वो असल जिंदगी में होने वाली हिंसा जितनी ही खतरनाक है। viasetsavings.com नाम की एक और वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक इसी हिंसा और छेड़छाड़ की वजह से फेसबुक पर 74% महिलाओं को किसी ना किसी को ब्लॉक करना पड़ता है। यानी जब महिलाएं फेसबुक पर आती हैं, उन्हें तरह तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं और उन्हें ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर पुरुषों के मुकाबले दुगनी महिलाएं किसी ना किसी को ब्लॉक करती हैं। यानी पुरुषों के सामने यह नौबत कम आती है कि उन्हें किसी को ब्लॉक करना पड़े, महिलाओं के सामने ऐसी स्थिति ज्यादा आती है। आप अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, घर के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, घर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित बनाने के ज्यादा विकल्प आज भी मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मकसद वैसे तो आपको दूसरे लोगों के करीब लाना होता है, और मकसद यह भी होता है कि आप अपनी राय दुनिया तक पहुंचा सकें, लेकिन ऑनलाइन हिंसा और छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों की वजह से अब करीब 59% महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। प्राइवेट रखने में ही उनकी भलाई है, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 44% है। यानी ज्यादातर पुरुष चाहते हैं कि उनके अकाउंट पर जो भी पोस्ट किया जाए उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, जबकि महिलाएं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। यानी महिलाओं के प्रति असुरक्षा और भेदभाव की जो स्थिति हमने अपने असली समाज में पैदा की, वही स्थिति अब सोशल मीडिया की इस आभासी दुनिया पर भी हावी होने लगी है। कुल मिलाकर महिलाओं के साथ ईव टीजिंग जैसी घटनाएं अब सिर्फ घर के बाहर ही नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया पर भी महिलाओं को उसी तरह से सताया जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको उन महिलाओं की बात सुननी चाहिए जो कभी ना कभी ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई हैं या जिन्हें इस हिंसा की आशंका रहती है। ट्रोलिंग को अगर हम हैरेसमेंट बोले तो हाँ, डेफिनेटली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज जिस टाइप के कमेंट्स, मतलब आप वो चीज़ पढ़ के भी नहीं सुना सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिखी जाती है कमेंट्स में। तो आई फील इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अ पर्सन टू रीड दोज कमेंट्स। और अगर किसी को पढ़ने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो लिखने वाला है उसको तो कोई रिग्रेट होता ही नहीं है ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों पे। जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, 25-26 साल तक के बच्चे हैं, और मुझे भी इस स्थिति से लगभग 2-4 रोजाना होना पड़ता है, और आखिर को हार कर उन्हें या तो ब्लॉक करना पड़ता है
या बिल्कुल ही उनको बाहर निकालना पड़ता है। एक रिलेटिव की बिटिया थी, तो हमने उसके लिए शादी के प्रोफाइल डाला था, तो उन्होंने उसके नाम से ढूंढ के उसके पर्सनल इंस्टा पे जाके उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो बाद में फाइनली हमें उसका वो फेसबुक अकाउंट और वो इंस्टा हमें डिलीट करना पड़ा। आई यूज टू रन 2 IDs, मेरी 2 IDs थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्चुअली। लेकिन इतने अनवांटेड पिक्चर्स, कमेंट्स, मतलब फोटोज मॉफ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अनवांटेड कॉल्स, वीडियो कॉल्स, तो फिर इसलिए मैंने तंग आके अपनी IDs बंद कर दी। और दूसरी IDs को मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ और बहुत प्राइवेसी वगैरह सेट करके यूज़ करना पड़ता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि ये वर्चुअल दुनिया सबको बराबरी का मौका देगी। यहां महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और महिलाओं को भी बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया अब पैदा हो गई है जहां वो खुलकर अपनी बात कह पाएंगी और जहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि सोशल मीडिया ही समाज के अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन हिंसा की आशंका होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन हिंसा की 26% घटनाओं के पीछे फेसबुक जिम्मेदार होता है। मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन हिंसा की 19% घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ऑनलाइन हिंसा के सिर्फ 33% मामलों में ही सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और जिन मामलों की जानकारी सरकार को, प्रशासन को या अथॉरिटीज को दी जाती है उनमें से भी सिर्फ 41% मामलों की ही ठीक जांच हो पाती है। सोशल मीडिया कैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का नया केंद्र बन गया है, इस पर आज हमने एक साइबर एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने इस पर क्या राय दी है। आज तमाम महिलाओं को उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 80% से ज्यादा कंप्लेंट्स वही हैं कि यदि किसी लड़की का प्रोफाइल क्लोन हो गया है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर्स कहीं और डाल दी गई है, किसी लड़की की प्रोफाइल की पिक्चर को किसी लड़के के संग मर्ज कर उसको डिफेम किया जा रहा है, तो ऐसे में लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल इसलिए होती है क्योंकि यदि ये फोटो वायरल हो रही है तो लड़की पर ज्यादा लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, लड़के को शायद इग्नोर कर देते हैं। ये एक मेंटल साइकोलॉजी भी है, उस वजह से वो प्रेशर में आ जाती है और उस पर से भाग जाती है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एक बार इस तरह की फोटो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो वो कहां से हटाना पड़ेगा, ये सारे मुश्किल हो जाते हैं, चैलेंजेस हो जाते हैं पुलिस के लिए भी। फेसबुक पर फिर भी हम डाउन कर सकते हैं, पर वो एक बार वो 50 जगह चली जाती है और उसके बाद वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। सोशल मीडिया पर होने वाला यह भेदभाव यहीं तक सीमित नहीं है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जिस एल्गोरिदम के सहारे पूरी दुनिया जीतने का सपना देखती हैं, वो एल्गोरिदम ही सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का एक बड़ा हथियार बन चुका है। इस भेदभाव का पता लगाने के लिए अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने फेसबुक पर नौकरियों के लिए कुछ विज्ञापन पोस्ट किए और यह पता लगाने की कोशिश की कि अलग अलग नौकरियों के विज्ञापन समाज के किस हिस्से तक पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट का दावा है कि चौकीदार और ड्राइवर जैसे विज्ञापन सबसे ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाए गए जो अल्पसंख्यक हैं, जबकि नर्स और सेक्रेटरी जैसे ज्यादातर विज्ञापन महिलाओं को दिखाए गए। और जब किसी घर की बिक्री से संबंधित विज्ञापन पोस्ट किया गया तो उसे उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर है, यानी जो उन घरों को खरीदने की स्थिति में है। यानी समाज में भेदभाव की दीवारें गिराने का दावा करने वाला सोशल मीडिया खुद समाज को रंग, जेंडर, जाति और धर्म के आधार पर बांट रहा है। यह सब कुछ हो रहा है बिजनेस करने के नाम पर। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस भेदभाव और हिंसा का क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए आज हमने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात की है और उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, ये अब आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन आती हैं, एंग्स्ट आती है, एंजाइटी आती है, गिल्ट आती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। दुनिया से कटते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सीवियर एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं और सुसाइड्स भी होती हैं। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता है, ये समझने की जरूरत है। जिन लोगों को आप जेन्युइनली जानते हो उन्हीं को अपनी लिस्ट में लाओ। जो अननोन लोग आते हैं उसमें बच्चों को, गर्ल्स को स्पेसिफिकली पहले से पता होना चाहिए कि किस टाइप के लोग हैं जिनसे वो बच के रहें, दूर रहें। तो फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता।
महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके पीछे बड़ी संख्या में बनने वाले फेक अकाउंट्स भी हैं। कई बार कुछ पुरुष महिलाओं के नाम से फेक अकाउंट्स बना लेते हैं और धोखा देकर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। वर्ष 2019 के पहले 3 महीनों में फेसबुक ने 220 करोड़ फेक अकाउंट्स हटाए हैं। 220 करोड़ फेक अकाउंट्स। चिंता की बात यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स सिर्फ 3 महीनों में ही बनाए गए थे। कुल मिलाकर इस समय फेसबुक पर जितने असली अकाउंट्स हैं, लगभग उतने ही फेक अकाउंट्स भी हैं। और ये फेक अकाउंट्स सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा खतरा है। इन फेक अकाउंट्स से ऑनलाइन हिंसा की जाती है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, नकली ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और धोखाधड़ी की कोशिशें भी की जाती हैं। यानी इंटरनेट की दुनिया पर कौन असली है और कौन नकली, इसकी पहचान करना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े देखने और विशेषज्ञों की बातें सुनने के बाद अब आप समझ गई होंगी कि महिलाएं ना असली समाज में सुरक्षित हैं और ना ही सोशल मीडिया के इस आभासी समाज में सुरक्षित हैं। महिलाएं दोनों ही जगहों पर भेदभाव का शिकार हो रही हैं। रशिया के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई व्यक्ति अपने बेटों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, और जब कोई महिला अपनी बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखती है तो उसे महिलाओं से औसतन 7 लाइक्स मिलते हैं, जबकि औसतन सिर्फ 1 पुरुष ही इसे लाइक करता है। महिलाओं के साथ इस तरह का भेदभाव सिर्फ पुरुष ही नहीं करते, बल्कि महिलाएं खुद भी भेदभाव करती हैं। जब कोई महिला अपने पुत्र के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिखती है तो उसे औसतन 11 महिलाएं लाइक करती हैं, और जब कोई पुरुष अपनी बेटी के बारे में कुछ लिखता है तो औसतन 5 महिलाएं ही लाइक करती हैं। लेकिन जब कोई पुरुष अपने बेटे के बारे में कुछ लिखता है तो उसे लाइक करने वाली महिलाओं की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाती है। ये औसत संख्या है। लाइक्स में होने वाला ये भेदभाव बताता है कि हमारा समाज आज भी कैसे बेटियों के मुकाबले बेटों को ज्यादा पसंद करता है। और इसी रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं करियर में अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच जाती हैं, उनके भी फॉलोअर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम होती है। दुनिया ने इंटरनेट पर इंस्टेंट बराबरी का जो सपना देखा था वो अब टूटने लगा है। जिस तरह असल जीवन में आज भी लड़कियों से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है तुम इतनी रात को कहां गई थी, लेकिन लड़कों से नहीं पूछा जाता। उनसे पूछा जाता है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, ऐसे कपड़े पहने ही क्यों, इतनी रात को बाहर निकली ही क्यों, किसके साथ गई थी। उसी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछे जाते हैं। पहले महिलाओं को गली के लड़के छेड़ते थे जब बाहर निकलते थे। सड़क पर लड़के जो खड़े होते थे या पुरुष खड़े होते थे वो छेड़छाड़ करते थे। ये पुराने ज़माने की बात हो गई। और आपको याद होगा उस ज़माने में महिलाओं को घर से बाहर निकलने में, अकेले निकलने में डर लगता था, क्योंकि बाहर लोग खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी टिप्पणी दे सकते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही ईव टीजिंग होती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं से पूछा जाता है तुम इतनी रात गए ऑनलाइन क्या कर रही हो, तुमने किसी पुरुष के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई, तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा ऐसी क्यों है, और न जाने ऐसे कितने ही सवाल महिलाओं से अक्सर सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं। और जब किसी महिला की राय से लोग सहमत नहीं होते तो सबसे पहला जो सवाल उठाया जाता है वो उसके चरित्र पर ही उठाया जाता है। हमारा असली समाज ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगा है। इंटरनेट कंपनियों के एल्गोरिदम न सिर्फ महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं बल्कि महिलाओं को एक उत्पाद में भी बदलना चाहते हैं। जो महिला सोशल मीडिया पर ज्ञान विज्ञान की बातें करती हैं उनके फॉलोअर्स की संख्या उतनी नहीं होती जितनी एक मॉडल के फॉलोअर्स की होती है। अश्लील कंटेंट इसी एल्गोरिथम के सहारे तेजी से प्रमोट होते हैं, जबकि ज्ञान भरे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो टेलीविजन पर टीआरपी का फॉर्मूला है, यानी जितना सस्ता कंटेंट आप दिखाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा टीआरपी मिलेगी। आपने टीवी में, न्यूज चैनल्स में ये सब देख लिया होगा। अब यही फॉर्मूला सोशल मीडिया पर भी है। जितना सस्ता कंटेंट होगा उतने ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स की तुलना आप टीवी चैनलों की इसी टीआरपी से कर सकते हैं, और दोनों में जो एक बात सामान्य है वो ये कि आपका कंटेंट जितना चीप या घटिया होगा आपको टीआरपी और फॉलोअर्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। एक समाज हमने जमीन पर बसाया और उसका बड़ा हिस्सा महिला विरोधी हो गया। एक समाज हमने हवा में बसाया और सोचा कि कम से कम ये डिजिटल दुनिया तो महिलाओं का सम्मान करना सीख लेगी।
लेकिन अफसोस ये है कि डिजिटल दुनिया में भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और उनका अपमान अब सारी सीमाएं लांघने लगा है। अब आपको हम सॉल्यूशन बताते हैं। सोशल मीडिया पर अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं? आप चाहें तो इस जानकारी को नोट कर लें। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन हैरेसमेंट की रिपोर्ट करने का एक विकल्प होता है, जहां पर आप अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। लगभग हर राज्य में एक साइबर सेल डिपार्टमेंट होता है। हालांकि आप चाहें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ये जानकारी दे सकते हैं। इस पोर्टल की वेबसाइट का एड्रेस इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल लिखकर भी ये खबर दे सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के साथ हुई ऑनलाइन हिंसा के मामलों पर खुद संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, उन्हें मेल भेज सकते हैं या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। वो सब भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस सब के अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं। और याद रखिए कि पुलिस के लिए आपके एफआईआर को रजिस्टर करना अब अनिवार्य है, पुलिस मना नहीं कर सकती। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत रखें और अनजाने और अनचाहे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट का हिस्सा ना बनने दें, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, फ्रेंड का फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। देश के कई इलाकों से इन दिनों जो खबरें आ रही हैं वो इसी बात का सबूत है। हाथरस की घटना मीडिया के हेडलाइन में है, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन चुकी है। लेकिन महिलाओं पर अत्याचार की ऐसी ढेरों घटनाएं हैं जिन्हें मीडिया में स्थान नहीं मिलता और हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, लेकिन मीडिया की नजर नहीं पड़ती। तो हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था? हाथरस की घटना को लेकर कई न्यूज चैनल लगातार खबरें दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक और जगह है जिसका नाम है बलरामपुर, और राजस्थान में अलग अलग शहरों में रेप की कई घटनाओं पर उतनी बात नहीं हो रही जितनी हाथरस पर। अगर आप हाथरस और बाकी घटनाओं के मीडिया कवरेज की तुलना करें तो यह अनुपात शायद 99 और 1 का रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि हाथरस की घटना में ऐसा क्या खास था जिस पर मीडिया का इतना ध्यान चला गया, जहां पर पत्रकार इतने क्रांतिकारी हो गए, जहां पर विपक्ष के नेता लगातार पहुंचने लगे और उनमें होड़ मच गई कि कौन नेता पहले पहुंचता है, और होड़ लग गई कि हर नेता वहां जाकर अपनी तस्वीर खिंचवाएगा। हाथरस में ऐसा क्या खास है? जो नेता और मीडिया दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस तक गए, वो हाथरस से 500 किलोमीटर दूर बलरामपुर क्यों नहीं जा पाए? इस सवाल का जवाब भी जब आप ढूंढेंगे तो अंत में सोशल मीडिया का नाम सामने आएगा। हाथरस के मामले में भी बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग किया गया। सोशल मीडिया के जरिए हाथरस की घटना के बारे में कई गलत जानकारियां फैलाई गई, यानी फेक न्यूज। इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया गया। देखते ही देखते कई न्यूज चैनलों ने वही झूठी खबरें दिखानी शुरू कर दी जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी। अब हम आपको हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बीच एक तुलना दिखाते हैं। ध्यान से इस तुलना को देखिएगा। हाथरस और बलरामपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में हैं, दोनों के ही मुख्यमंत्री एक हैं। बलरामपुर और हाथरस दोनों ही जगहों पर जो पीड़िता लड़की है, वो दोनों ही जगहों पर दलित है। अगर आपको जाति और धर्म में बहुत दिलचस्पी है तो बता देते हैं, दोनों ही जगह दलित लड़की पर अत्याचार हुआ है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और फिर उसकी मौत हो गई, यानी हत्या कर दी गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बलरामपुर में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। दोनों ही मामलों में अधिकतर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाथरस के मुख्य आरोपियों के नाम है संदीप, जबकि बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम है शाहिद और साहिल। तो संदीप और साहिल में क्या फर्क है? हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। बलरामपुर में भी रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ है, अकेले हाथरस में नहीं हुआ। तो फिर वहां मीडिया क्यों नहीं पहुंचा जब वहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी बलरामपुर में? उस दिन वहां से मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं किया? हाथरस और बलरामपुर दोनों ही जगह वही उत्तर प्रदेश की सरकार है, दोनों ही जगह एक ही मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बलरामपुर के मामले में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को छोड़ कैसे दिया? हाथरस की तरह बलरामपुर की घटना की उतनी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे में लिखा है।
हलफनामा हमने पढ़ा और पढ़कर आपको बताते हैं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई गईं। यानी अब सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अफवाहें फैला रहा है। पहला पॉइंट ये है, कुछ राजनीतिक संगठन जातीय हिंसा और दंगों की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह पर जातीय हिंसा और जातीय दंगे करवाना सबसे आसान होता है। पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया इनपुट्स मिले थे कि शव को सड़क पर रखकर हिंसा करवाने की प्लानिंग चल रही है। सुबह वहां लाखों लोगों के जुटने की आशंका थी। यह लिखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। प्रदर्शनकारियों ने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि क्या करें और क्या नहीं। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए थे कि मास्क पहनकर आएं ताकि कैमरों में पहचान ना होने पाए जब ये दंगे भड़कें। प्रशासन चाहता था कि लड़की को बड़े अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परिवार वाले इसके लिए बहुत देर से तैयार हुए। एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिखी है इस हलफनामे में वो ये कि प्रशासन चाहता था कि उस लड़की को हाथरस से कहीं और बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, लेकिन लड़की के परिवार ने इसमें देरी की, लड़की के परिवार ने इजाजत नहीं दी। ये अजीब सी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कई सबूत भी पेश किए हैं। इनमें कई सोशल मीडिया पोस्ट हैं, नेताओं के भाषण हैं और मीडिया और न्यूज चैनल्स के रिकॉर्डिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को यह बताया कि हाथरस की घटना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। उत्तर प्रदेश पुलिस की अभी तक की जांच में कट्टरपंथी संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है। पुलिस ने कहा है कि कट्टरपंथी संगठनों के लोग हाथरस के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हाथरस की घटनाओं को जातीय रंग दिया गया। जी न्यूज पर कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी और फोन जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के फोन नंबर के बीच, वो भी हमने आपको दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर में गैंग रेप के मामले में पुलिस की जांच जारी है, ठीक वैसे ही जैसे हाथरस में। 29 सितंबर को यहां 22 साल की एक महिला से बलात्कार की खबर आई थी। इलाज के दौरान इस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है शाहिद और साहिल। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि कुछ और लोग भी घटना में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ बहुत दरिंदगी की गई। उसके शरीर पर चोट के 10 गहरे निशान पाए गए हैं, घाव पाए गए हैं। पीड़िता के शरीर के कई संवेदनशील हिस्सों पर भी चोट के निशान हैं। शरीर के अंदर उसका लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। लिवर डैमेज हो चुका था। सोचिए क्या किया होगा। पीड़िता पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, पढ़ती भी थी, नौकरी भी करती थी, और घटना के दिन वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी और उसके साथ ये हुआ। बलरामपुर की घटना दिल दहलाने वाली है, लेकिन झूठ के शोर में ये सच्ची खबर दब गई। बलरामपुर में कोई जातीय एंगल नहीं था, इसलिए राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वहां जाना उचित नहीं समझा। मीडिया के लिए भी यह टीआरपी वाली खबर नहीं थी, इसलिए बलरामपुर में मीडिया का वैसा मेला नहीं लगा जैसा आपने हाथरस में देखा। उस घटना के बारे में शायद ही किसी बड़े फिल्मी सितारे ने कोई ट्वीट किया हो। बलरामपुर की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किसी ने भी सोशल मीडिया पर कोई मुहिम नहीं चलाई। हम अपराध की 2 घटनाओं की तुलना नहीं करना चाहते। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध को गंभीर माना जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो। ऐसे मामलों में सरकारों, समाज और मीडिया को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है, नेताओं को भी, ताकि ऐसी घटनाओं की आड़ में कोई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश न कर पाए। लेकिन हाथरस में अगर आप जातीय एंगल देखें, जो विक्टिम है वो पिछड़ी जाति से आती है और जो आरोपी हैं वो ऊंची जाति से आते हैं, और यहीं पर नेताओं को बहुत बड़ा मौका मिल गया। नेताओं को लगा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऊंची जाति के लड़कों को पकड़कर जेल में डाल दिया तो पिछड़ी जाति के लोग ऊंची जाति के लोग नाराज हो जाएंगे, और अगर पिछड़ी जाति के लोगों पर यह तय हो जाए कि पिछड़ी इस परिवार पर सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो पिछड़ी जाति के लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे। यानी अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे, और
विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये सब कुछ प्रोजेक्ट करके पहले तो ये दिखाया जाए कि जो विक्टिम का परिवार है, जो लड़की का परिवार है, वो बहुत दुखी है सरकार से, प्रशासन से और पुलिस से, और उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। उसकी वजह से जो पिछड़े लोगों का, पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है वो टूट जाएगा। और अगर योगी सरकार ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके रखा तो अगड़ी जाति के लोग योगी सरकार से नाराज हो जाएंगे और अगले बार चुनावों में विपक्षी दलों को फायदा होगा। ये पूरा एंगल है। लेकिन ये एंगल बलरामपुर में नहीं था। बलरामपुर में संदीप और साहिल का फर्क क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए बलरामपुर सूना पड़ा हुआ है। बलरामपुर में कोई मीडिया नहीं है, बलरामपुर से कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, बलरामपुर में कोई पत्रकार जाकर अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहा, बलरामपुर में कोई नेता जाकर फोटो नहीं खिंचवा रहा, बलरामपुर में कुछ नहीं है। बलरामपुर शांत है और हाथरस में मेला लगा हुआ है। इस मेले के पीछे मंशा क्या है उसे समझिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों की जांच अभी जारी है। सीबीआई अभी तक किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है और सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस पर आरोप लगे कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसी खबरें भी आई कि मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया ताकि सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाया जा सके। अब मुंबई पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं जिनमें कहा गया है कि पुलिस के खिलाफ सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। इनके जरिए कई फेक न्यूज फैलाई गई ताकि सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस की जांच पर संदेह पैदा किया जा सके। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है और मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने जी न्यूज से बातचीत में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुंबई पुलिस का कहना यह है कि इस दौरान इन कुछ महीनों में हजारों फेक अकाउंट्स बनाए गए और उन फेक अकाउंट से सुशांत के बारे में दुष्प्रचार किया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस जो हमने इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बिहार का जो एफआईआर था इसी केस से संबंधित उसको सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया था। हमारा केस ट्रांसफ़र नहीं हुआ था लेकिन हमने अपना इन्वेस्टिगेशन पॉज पे रख दिया था क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि 2 एजेंसी एक ही केस को इन्वेस्टिगेट ना करें। और हम भी चाहते थे, सभी जने चाहते हैं कि न्याय हो, इस केस में भी हो, प्रत्येक केस में भी हो। लेकिन ये न्याय का बहाना कर कुछ फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए। फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मुंबई पुलिस को ट्रोल करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ऐसे समय में ख़ास तौर से कि जब मुंबई पुलिस एक बड़ी लड़ाई कोरोना के साथ कर रही थी जिसमें मेरे 6000 कर्मचारियों को कोविड हुआ था, 84 लोग मेरे शहीद हुए थे, उस समय डिमोरलाइज करने के पीछे मुंबई पुलिस को क्या एक भयानक किसी का गेम प्लान था मुझे तो समझ नहीं आता, बट इट वॉज ए गेम प्लान। सामने आ रहा है कि बहुत से ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे जिनका इस्तेमाल ना सिर्फ ट्रोल करने के लिए बल्कि गाली गलौज करने के लिए, मलाइन करने के लिए, फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार के बहुत से अकाउंट्स हमारे नोटिस में आए हैं। हमने ऑलरेडी गुने दाखिल किए हैं साइबर सेल में और उसका आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके हम बॉटम तक पहुंचेंगे और जो भी इसके पीछे डिज़ाइन है उसको अनअर्थ करेंगे। जो अब्यूसिव पोस्ट, गाली गलौज करने वाली पोस्ट, मिसलीडिंग पोस्ट पुट की जा रही थी, सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी, उसको हमने एग्जामिन करना शुरू किया तो ऐसा सामने आना शुरू हो गया ये तो फेक अकाउंट्स हैं, किसी दूसरे नाम से क्रिएट किए गए हैं, कुछ गलत आईडी देकर क्रिएट किए गए हैं। तो वहाँ से हमारी जांच शुरू हुई थी, उसमें हमको हेडवे हुआ है एंड अब जल्दी ही इसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे पास आनी शुरू हो गई है और उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया लैब है, साइबर लैब है, इस पे काम कर रहे हैं। हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बाकी हैं, उन प्लेटफॉर्म से टच में है। उनको हमने समन किया है इन्फॉर्मेशन जल्दी सप्लाई करने के लिए और जैसे ये इन्फॉर्मेशन सामने आएगी इसमें हमारा आगे प्रोग्रेस होगा। इंडिया से और इंडिया से बाहर से बहुत से अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे, ऐसी अभी तक हमारे पास जानकारी है और अकाउंट्स इस प्रकार के आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक हमको ये हमारी जांच लेकर जाती है। इस प्रकार के अकाउंट्स का उद्देश्य यही था कि ट्रोल करना, ट्रेंड करना एंड एक बोगस इस प्रकार का एक मूवमेंट दिखाना कि पब्लिक का मूवमेंट है इस प्रकार का कि मुंबई पुलिस बराबर कार्रवाई नहीं कर रही, मुंबई पुलिस इसमें गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
जबकि वही हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि 6 पुलिस ऑफिसर्स के अलावा सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने देखा था और उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई कमी दिखाई नहीं दी। बिना किसी, मैं चैलेंज करता हूं किसी 7वें या 8वें व्यक्ति ने वो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा हो, हमारे इन्वेस्टिगेशन की किसी को जानकारी हो, तो फिर किस आधार पर हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आके क्लेम्स कर रहे थे। मीडिया का भी एक सेक्शन था जो कि इस प्रकार का एक बोगस कैंपेन चला रहा था, मलाइन करने की कोशिश कर रहा था। और ये एक रिट पिटीशन सीनियर रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में 8 तारीख उसकी डेट लगी है परसों। एंड मुझे विश्वास है वहाँ भी इस प्रकार के जो बोगस एक मीडिया का एक कैंपेन चला रहे थे, ये नेटवर्क अवश्य वहाँ पे एक्सपोज होने वाले हैं। जितने लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे हमारे इन्वेस्टिगेशन को, किसी एक ने भी एक भी बयान देखा है किस आधार पर किए जा रहे थे ये हमारे क्वेश्चन? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बने बैठे थे जिनको जरा भी जानकारी नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूँ एक भी व्यक्ति ने हमारा इन्वेस्टिगेशन या हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी हो। इट वाज टोटली बेसलेस, इट वाज बोगस, वो पूरा एक डिज़ाइन के मार्फत एक मोटिवेटेड पूरा कैंपेन चलाया जा रहा था मलाइन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो सोशल मीडिया अब दुष्प्रचार का ईंधन बनता जा रहा है और मुंबई के पुलिस कमिश्नर अभी ये बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी हजारों की संख्या में कुछ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स का इस्तेमाल इस पूरे मामले पर एक माहौल बनाने के लिए किया गया, दुष्प्रचार करने के लिए किया गया। और अब मुंबई पुलिस इन फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है और यही पैटर्न आपने देखा होगा, हाथरस में भी आपको देखने को मिल रहा है। यही पैटर्न आपको याद होगा जब नया नागरिकता कानून आया था तब भी हुआ था। यही पैटर्न आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब हुआ था। यानी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ फैलाकर अब न जाने क्या क्या किया जा रहा है। आप सबको इससे सावधान रहना होगा। और आप सब भी अक्सर ये सोचते होंगे कि आज सोशल मीडिया पर क्योंकि ये चीज़ ट्रेंड कर रही है, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, इसलिए शायद लोगों की यही भावना है, शायद यही लोकप्रिय है ये विषय आज का। भारत के जो न्यूज़ चैनल हैं वो भी सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पर ये देखते हैं कि आज किस विषय पर डिबेट करनी है और आज क्या क्या खबरें चलानी है, ये देखकर कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। लेकिन आप सावधान रहिएगा, अब सोशल मीडिया पर भी जो ट्रेंड चलता है कई बार वो भी नकली होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.